हेलो बच्चों, नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स वर्ल्ड बिजोलिया में। आज से हम 11वीं भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर करेंगे। देखिए, पहला चैप्टर जो है थ्योरेटिकली है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, पर जो है सबसे समझने में आपके लिए इजी रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, वो है हमारा दूसरा चैप्टर। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबका साइंस विषय का चयन करने के लिए आप सबको बधाई व धन्यवाद दूंगा। आपने साइंस के अंदर अपना जो है करियर चुन करके अपने करियर के लिए जो है एक पथ जो आपने चुना है, निश्चित रूप से आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। जैसा आप सबको विदित है प्यारे विद्यार्थियों कि आज का जो हमारा युग है वो विज्ञान का युग है, और आप वैज्ञानिक बनने की ओर जो अग्रसर होंगे वो 11वीं के अंदर जो है आपने साइंस सब्जेक्ट को चुन करके अपने पथ को जो है उसी दिशा में चलने के लिए जो है अपने आप को तैयार किया है। निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, साइंस सब्जेक्ट अगर हम रुचि के अनुसार पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा यूं समझें कि हाँ ठीक है, उन्होंने कहा इसलिए हमने साइंस सब्जेक्ट का चयन कर लिया, मेरी रुचि तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में थी, तो फिर वहाँ पे है थोड़ा सा उलझन या दोहरापन उत्पन्न हो जाता है। वहाँ विज्ञान अपने को एक तरह से बर्डन लगने लग जाता है। तो निश्चित रूप से आप जो है, मेरा यही कहना है कि जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे साइंस ही पढ़नी है, तो आप अन्य चीज़ों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपने तन और मन से एकाग्र होकर के विज्ञान का अध्ययन स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, विज्ञान के अंदर जो है काफ़ी सारी शाखाएं हैं। हम जो है अभी स्कूल लेवल पे 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप बायो का है, दूसरा ग्रुप मैथ्स का है। चाहे आप बायो ग्रुप में हो चाहे मैथ्स ग्रुप में हो, फिजिक्स उसमें कॉमन सब्जेक्ट है। फिजिक्स का मतलब आप हिंदी में जानते होंगे भौतिक विज्ञान। और आपने जो आपके सीनियर्स से या जानकार से सुना होगा कि ठीक है, बायो आपके लिए आसान होएगी, केमिस्ट्री भी आपके लिए आसान होएगी, हिंदी इंग्लिश तो इजी होएगी, बट जो है फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो मैं उसी डर को जो है आज मैं ये कहना चाहूँगा कि उस डर को आप अपने मन से बाहर निकाल दीजिए। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, साथ ही साथ ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम जो हमारे प्रकृति में या अपने चारों ओर जो घटनाएं देखते हैं, उन सब का अध्ययन हम भौतिकी में या फिजिक्स में करते हैं। जब आप अपने सामने दिखने वाली चीजों को आप समझेंगे, उसके पीछे का कारण खोजेंगे, तो निश्चित रूप से ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही रुचिप्रद होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं जो है एक बार और आपका जो है इस चैनल में, इस संकाय में आपका स्वागत करूंगा और आपको बधाई दूंगा विज्ञान विषय चयन के लिए। मेरी आपसे यही आशा है कि आप विज्ञान विषय का चुनाव अगर किया है तो इसी को कंटिन्यू रखते हुए अपने जीवन में साइंस को पढ़ते हुए और वैज्ञानिक पद्धति से अपने जीवन को जिएं, वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करें, तो निश्चित रूप से इसमें हमारे देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व का कल्याण है। क्योंकि आज जितने भी वैज्ञानिक उपकरण है, उसको केवल वैज्ञानिक उपयोग नहीं कर रहा है, केवल एक देश उपयोग नहीं कर रहा है, उससे पूरा विश्व जो है उपयोग कर रहा है। तो निश्चित रूप से आप भी विश्व कल्याण के धारक बनेंगे आगे चल करके। इसके लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आज के हमारे पहले वीडियो में हम समझेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान को क्लियर करने के बाद हम भौतिक राशियों की चर्चा करेंगे। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है उसको भी हम जो है यहाँ पर क्लियर करेंगे। मात्रक की परिभाषा और मात्रक को समझेंगे। इसी के साथ साथ जो अभी बहुत पुराने समय से जो प्रचलन में रही है पद्धतियां, मात्रक पद्धतियां, जैसे कि MKS, CGS, FPS, इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ हम SI मात्रक पद्धति का है शुरुआती ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। तो बिना समय को जो है जाया किए अपन हमारे जो है पहले पॉइंट पर आते हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं,
या भौतिक विज्ञान में हम जो है किसका अध्ययन करते हैं उसके बारे पर जो है अपन बात कर लेते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान को जो है इंग्लिश में फिजिक्स से लिखा जा सकता है, और फिजिक्स जो है वो ग्रीक भाषा के, फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है, और फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता है नेचर। क्या होता है? नेचर, यानी कि प्रकृति। तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम भौतिक विज्ञान में प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे कि सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, दिन और रात का बनना, बादलों का बनना, बरसात का होना, ऋतुओं का बदलना, ये जितनी भी जो है हम प्राकृतिक घटनाएं देख रहे हैं, इन सब का अध्ययन जो है हम इस हमारे भौतिक विज्ञान में करते हैं। तो भौतिक विज्ञान को एक तरह से प्रकृति का अध्ययन करने वाला विषय भी हम कह सकते हैं। प्रकृति का अध्ययन करने वाला विषय। दूसरी बात देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रकृति ने जो है अपने नियम पहले से ही बना रखे हैं। प्रकृति के नियम पहले से ही बने हुए हैं। अब उन नियमों की जो है हम खोज करते हैं, और ये खोज करने में जो हमारे पास सहायक है वो हमारा भौतिक विज्ञान है। अन्य विज्ञान भी महत्वपूर्ण रोल जो है अपना अदा करते हैं, परंतु भौतिक विज्ञान का महत्व काफी ज्यादा है। देखिए, भौतिक विज्ञान को जो हम बता रहे हैं कि प्रकृति का अध्ययन करेंगे और प्रकृति के जो नियम हैं हम उनकी खोज करेंगे। तो नियमों की खोज करने के लिए जो हमारे पास कोई भी भौतिक राशियां होगी, कोई भी मात्रा होगी, उनका जो है हमें परिशुद्धता के साथ मापन, परिशुद्धता के साथ हमें क्या करना है? मापन करना है, उनको तोलना है। और मापन और तोलने से हम उनमें क्या कर पाएंगे? कंपैरिजन, तुलना कर पाएंगे। तभी तो हम किसी भी नियम को जो है मूर्त रूप दे पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान भी कहते हैं। भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान भी कहते हैं। क्यों कहेंगे? ये भी आपके समझ में आ रहा हो कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें भौतिकी के, प्रकृति के जो भी नियम है उनको अगर हमें खोजना है तो हमें जो कुछ मात्राएं मिलेगी, कुछ राशियां मिलेगी, उनका हमें जो है मापन करना पड़ेगा और मापन के अनुसार उनकी तुलना करनी पड़ेगी। तो ये सारा जो काम है हम भौतिकी के अंदर करते हैं, और भौतिकी जो है हमें परिशुद्धता के साथ मापन और तोलने का अवसर प्रदान करती है। तो जो है हम भौतिकी को मापन का विज्ञान भी कहते हैं। भौतिकी को अपन मापन का विज्ञान भी कहते हैं। देखिए, कोई भी भौतिक राशि हमारे पास है, उसका हमें मापन करना है, मतलब मेजरमेंट करना है। क्या करना है? हमारे चैप्टर का नाम ही मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स, मापन और मात्रक दिया हुआ है। तो हमें किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें मापन करना है तो देखिए, उस मापन को हम दो भागों में बांटते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मापन को हम दो भागों में बांटेंगे। पहले भाग में हम देखेंगे कि मानक इकाई से कितने गुना। देखिए, आप इसको धीरे धीरे समझेंगे। मानक इकाई से कितने गुना, और दूसरे भाग में रहेगा हमारे पास मानक इकाई। दो भाग हो गए। एक भाग तो संख्यात्मक होगा, उस संख्यात्मक भाग का क्या आशय है कि ये मानक इकाई से कितने गुना है, और दूसरा जो है मानक इकाई है। इसको जो है मैं सिंपल आपको एक उदाहरण बता दूं कि जैसे हमारे भीलवाड़ा से बिजोलिया की जो दूरी है, अपन जो है इसको 100 किलोमीटर अंदाजन मान रहे हैं, 100 किलोमीटर। तो देखिए, किलोमीटर हमारे पास मानक इकाई हो गई, किसकी? दूरी की। मानक इकाई हो गई दूरी की, और यहाँ पर 100 बता रहा है कि 1 किलोमीटर का 100 गुना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भौतिक राशि हमारे पास जो है लंबाई, और वो हमें जो है किस रूप में मिल रही है कि कितने गुना, यानी संख्यात्मक रूप में और मात्रक या इकाई के रूप में। तो भौतिक राशि के मापन के लिए हमारे पास जो है दो भाग होते हैं
कि वो मानक इकाई से कितने गुना यानी कि संख्यात्मक भाग, और दूसरा जो है कि मानक इकाई, जैसे कि आप लंबाई को ले रहे हैं तो वो मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी। अगर आप यहाँ पर द्रव्यमान ले लेंगे तो वो किलोग्राम में या फिर ग्राम में या फिर क्विंटल में या फिर टन में लिया जा सकता है। तो ये भौतिक राशि के जो है मापन के दो भाग होते हैं। देखिए अब हम जो है हमारे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं आगे के पॉइंटों में, और ये देखते हैं कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। कोई एक राशि नहीं है, काफी सारी राशियां हम जो है फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, तो हमने नाम दे दिया भौतिक राशियां। अब देखिए भौतिक राशियां जो है इसको हम परिभाषित करें, भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके, वे राशियां जिनको मापा या तोला जा सके, हम मेजर कर सकें या उनका वेट कर सकें, तो वो क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि लंबाई को माप लेंगे, ठीक बात है। द्रव्यमान को भी हम तोल सकते हैं, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, इसी के साथ साथ समय, बल, कार्य, ऊर्जा, वेग, विद्युत धारा और भी है बहुत सारी, हम भौतिक राशियां यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इनको हम माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं। अब देखिए आप जो हम आगे पढ़ें कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। तो देखिए भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहली होती है मूल राशियां। भौतिक राशियों को हम इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। मूल राशि को आप बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। दूसरी हमारे पास आएगी व्युत्पन्न। क्या है? व्युत्पन्न राशियां। देखिए भौतिक राशि किसे कहेंगे, जिसे मापा या तोला जा सके। अब भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार हम देखते हैं मूल राशियां, दूसरा प्रकार हम देखते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों को जो है हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलिए दोनों का जो है हम ये भी अंतर भी देख लेते हैं भाई, दोनों में जो आपको क्या अंतर दिखाई देता है। तो पहला देखिए, जो हम मूल राशियों की बात कर रहे हैं, मूल राशियों की परिभाषा अगर हम बताएं तो वो भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर आश्रित न हो। ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर आश्रित ना हो, वो स्वतंत्र है ना। वे राशियां जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करे, उसे हम कहते हैं मूल राशियां। और आपके जो है नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि हमारे पास मूल राशियों की संख्या 7 है। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। मूल राशियां किसे कहेंगे? ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर आश्रित न हो, निर्भर न हो। चलिए व्युत्पन्न राशियां किसे कहेंगे? व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों पर आश्रित होती है। ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर आश्रित होती है या अन्य राशियों पर आश्रित होती है। यानी कुल मिला के जो है वो मूल राशियों से ही या मूल मात्रकों से ही व्युत्पन्न की जाएगी। यहाँ पे व्युत्पन्न शब्द लिखा हुआ आ रहा, तो ये किस पर डिपेंडेंट है? ये मूल राशियों पर डिपेंडेंट है। ये स्वतंत्र नहीं है। इंडिपेंडेंस का जो है क्वालिटी डिराइव्ड क्वांटिटीज में नहीं पाया जाता है, जबकि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है इंडिपेंडेंट होती है। उनको बताने के लिए, मापने तोलने के लिए किसी अन्य राशियों पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए इसी को हम कंटिन्यू करें कि मूल राशियों के जो मात्रक है, मूल राशियां हम पढ़ चुके हैं। मूल राशियां, अब मूल राशियों को मापने के लिए, तोलने के लिए जो मात्रक होंगे, मूल राशियों की तुलना के लिए, मापने के लिए, तोलने के लिए जो मात्रक होंगे, उन्हें हम कहेंगे मूल मात्रक। क्या कहेंगे? मूल मात्रक।
और व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए, तोलने के लिए जो मात्रक होंगे उन्हें हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। देखिए, व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या काफी सारी होती है, क्योंकि ये है किसी अन्य राशियों पर आश्रित होते हैं, तो अन्य जो मूल राशियां जो है हमारी, उसकी सहायता से हम काफी सारी राशियों को व्युत्पन्न कर पाएंगे। तो व्युत्पन्न राशियों की संख्या काफी सारी होती है, जबकि मूल राशियों की संख्या हमने कितनी बताई है? मूल राशियों की संख्या हमने बताई है 7। देखिए, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसी को मैं आपको एक बार बता दूं कि हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज का क्या आशय है? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। फर्स्ट कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज या फिजिकल राशियां जो किसी अन्य राशियों पर आश्रित नहीं होती है। दूसरी हमने पढ़ा था डिराइव्ड क्वांटिटीज। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? ये मूल जो राशियां हैं हमारी उन पर डिपेंडेंट होती है। अब देखिए, मूल जो राशियां हमारे पास उनकी संख्या 7 होती है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा। तो पहली जो है, हम इसमें मूल राशि देखते हैं, उससे हम लिखते हैं लंबाई। पहली हो गई लंबाई, दूसरी हो गई हमारे पास द्रव्यमान, तीसरा जो है मूल राशि हमारे पास समय, चौथा जो हमारे पास मूल राशि है ताप, 5वें नंबर जो है हमारे पास आती है विद्युत धारा, 6ठे नंबर पर आती है ज्योति तीव्रता, और 7वें नंबर पर जो है हमारे पास रहता है पदार्थ की मात्रा। ये 7 हमारे पास जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की जो मात्रा है, पदार्थ की मात्रा जिसको कि हम मोल में जो लिखते हैं, मोल उसका मात्रक होता है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारे पास 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। देखिए, इनके अलावा 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और होती है, वो भी मूल राशियों में ही मानी जाती है। किस में मानी जाती है? मूल राशियों में ही। किस नाम से होती है? पूरक राशियां। क्या है? पूरक राशियां। कितनी संख्या होती है? 2। पहली पूरक राशि जो है हमारे पास होगी समतलीय कोण, और दूसरी होगी घन कोण। तो इनको भी जो है हम मूल राशियों के अंदर ही लेंगे। अब हम ये भी बता चुके हैं कि मूल राशियों का के जो मात्रक होंगे उससे हम कहेंगे मूल मात्रक। मूल राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रक को, मूल राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रक यानी कि यूनिट को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स या फिर मूल मात्रक। चलिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्योंकि जो है मूल राशियों पर आश्रित है, इनको एक दूसरे में परिवर्तित करके हम प्राप्त कर सकते हैं, तो इनकी संख्या बहुत सारी जो है होती है। उदाहरण के लिए आप देखना चाहेंगे कि जैसे त्वरण है, संवेग है, बल है, कार्य है, दाब है, ठीक है, ऊर्जा है, ये सभी, इसके अलावा भी बहुत सारी जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास होगी, जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो अब आप चलिए मैं संवेग का उदाहरण देता हूं कि संवेग का जो है हम व्युत्पन्न मात्रक किस प्रकार से लिखेंगे। डिराइव्ड यूनिट क्या होगी? कोई भी भौतिक राशि है तो उसकी संख्यात्मक मान भी होगा और उसका जो है हमारे पास संख्यात्मक मान के साथ साथ में जो है मात्रक भी होगा। तो देखिए, संवेग के लिए हम जो है आपको यहाँ पर बताएंगे द्रव्यमान संवेग का जो है आप दूसरे तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, भौतिक राशि को। तो द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई, ठीक है, ये द्रव्यमान। और वेग जो है, वेग अभी तक हमारे पास फंडामेंटल राशि नहीं है,
परंतु इसको आप ऐसे लिख दें, वेग का मतलब होता है दूरी में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो देखिए दर तो हम समय से नोट करेंगे, ये समय, और यहाँ पर हमारे पास विस्थापन या फिर दूरी जो है आ जाएगी। तो अब दूरी लंबाई में हो गया, समय हमारा मूल मात्रक, दूरी लंबाई के अनुसार मूल मात्रक, द्रव्यमान भी मूल मात्रक, यानी कि मूल राशियां हो गई। तो इनको जो है व्युत्पन्न मात्रकों को अपन व्युत्पन्न राशियों को जो है मूल राशियों की सहायता से ही बनाते हैं। इसके बाद जो है हम मात्रक को परिभाषित करेंगे कि जो हमारे पास मात्रक जो होता है वो एक इकाई है, क्या है, जो भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को व्यक्त करती है। वह इकाई जो भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को व्यक्त करती है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। मान लो हमारे पास भौतिक राशि Q है, ठीक है, कोई संख्यात्मक मान हमारे पास स्मॉल n है, और आप जो है कोई भी मात्रक, भौतिक राशि का मात्रक मान लीजिए आपके पास U है, तो आप कैसे लिखेंगे भौतिक राशि को? Q बराबर NU, Q बराबर NU, यानी ये भौतिक राशि का मात्रक U, और इससे कितने गुना जो है संख्यात्मक मान आपका यहाँ दिया जाएगा। एक चीज हम यहाँ पर देख लें कि जो हमारी यूनिट होती है वो संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे कि अगर आप लिखें 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर को मैं इधर लिख सकता हूं 5000 मीटर। दोनों समान है कि नहीं है भाई? दोनों समान है, 5 किलोमीटर कहें या फिर 5000 मीटर कहें, सेम बात है। लेकिन इस वाले संबंध को जांचिए कि अगर हमने यूनिट को बढ़ा रखा है तो संख्यात्मक मान यहाँ पर छोटा आ रहा है, और इस तरफ देखिए कि यूनिट को हमने छोटा कर दिया तो संख्यात्मक मान हमारे पास बड़ा आ रहा है। समझ गए? तो ये व्युत्क्रमानुपात वाला संबंध जो है हम देखते हैं। अब जो है प्यारे विद्यार्थियों, हम जल्दी से जो है मात्रक पद्धतियां या मात्रक प्रणाली भी बोलते हैं, पद्धति भी बोलते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए ये 3 प्रकार की प्रचलन में अभी तक जो है आप देखिए कि 1900 शताब्दी से पूर्व तक जो है हमारे पास क्या क्या चल रहा था, अभी भी हम उपयोग में लेते हैं इन पद्धतियों को। MKS, दूसरी CGS, और तीसरी हमारे पास आती है FPS। ऐसा नहीं कि ये मात्रक पद्धतियां बंद हो गई हो, क्षेत्र विशेष में ये अभी भी प्रयोग में ली जा रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि इन राशियों को हम सर्वव्यापक नहीं मान सकते, तो है इंटरनेशनल लेवल पर सर्वव्यापक जो है हमने मात्रक बनाए या पद्धतियां बनाई, तो उस वजह से इनका प्रचलन अब कम हो गया। लेकिन पूर्व में जो है ऐसा ही आने से पूर्व यही पद्धतियां काम में आती थी। तो MKS का मतलब है कि लंबाई को आप मीटर में बताएंगे, द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में, और समय है उसको सेकंड में। CGS पद्धति में क्या होता है, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को यहाँ पर सेकंड में ही बताएंगे। FPS या ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं इसे, उसमें क्या होगा कि लंबाई आप फुट में बताएंगे, द्रव्यमान को पाउंड में बताएंगे, और समय को सेकंड में बताएंगे। परंतु ऐसा ही पद्धति सर्वमान्य होने से संपूर्ण विश्व में प्रचलित है, तो ऐसा ही पद्धति के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। आज के वीडियो में जिन जिन टॉपिकों को हमने अभी क्लियर किया है उनको आप नोट्स में किस प्रकार लिखेंगे, ये मैंने सीधा नोट्स में लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करते हुए जो है इन नोट्स को आप उतार लेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास चैप्टर आता है, चैप्टर 2, मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम भूमिका की बात करेंगे। भूमिका में हम देखेंगे कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है वो हम देखेंगे। देखिए भौतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है, जिसमें प्रकृति के मूल नियम पहले से ही बनाए जा चुके हैं, खुद प्रकृति ने बना दिए, हम केवल इनकी खोज करते हैं। अतः नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन के लिए राशियों का मापन
व विभिन्न भौतिक राशियों का तुलनात्मक विवरण जानना आवश्यक है। भौतिकी में अधिकतम संभव शुद्धता के साथ मात्राओं को नापने के प्रयास किए जाते हैं, इसलिए भौतिकी को मापन का विज्ञान भी कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि का मापन दो भागों में व्यक्त किया जाता है। पहले भाग में जो आता हमारे पास मानक इकाई यानी कि संख्यात्मक मान जो है वो आता है कि मानक इकाई से कितने गुना संख्या के रूप में। दूसरा होता है मानक इकाई यानी कि आप उसको जो है किस में बता रहे हैं, किलोग्राम में, मीटर में जो है आप उसको किस में माप रहे हैं। जैसे वृंदावन मथुरा से 10 किलोमीटर दूर है, इसमें 10 संख्यात्मक मान तथा किलोमीटर दूरी की इकाई या फिर मात्रक को दर्शाता है। उसके बाद हम भौतिक राशियों का जो है परिभाषित करते हैं। भौतिक राशियों को वे राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे हमारे पास द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, वेग, कार्य, विद्युत धारा है ना, इसके अलावा त्वरण और भी आप काफी सारे जो है ये भौतिक राशियों के उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद हमने भौतिक राशियों के दो प्रकार जो है हमने बताए। पहला प्रकार जो हमारे पास आता है वो है मूल राशियां। देखिए क्या लिखा हुआ है, मूल राशियां, जिनको अपन कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो हमारे पास डेफिनेशन होती है, वे राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियां कहलाती है। मूल राशियां 7 होती है। कौन कौन सी? कि हमारे पास मूल राशियों के रूप में लंबाई होगी, द्रव्यमान होगा, समय होगा, विद्युत धारा होगी, उष्मागतिक ताप होगा यानी कि टेम्परेचर, सिंपल आप टेम्परेचर भी कह सकते हैं, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये 7 हमारे पास जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। इनको नोट करने के बाद हम आगे देखेंगे कि मूल मात्रक किन्हें कहेंगे। मूल राशियां हो गई तो हमें मूल मात्रक की परिभाषा भी देनी होगी। और मूल मात्रक किसे कहेंगे? कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे विद्युत धारा हमारे पास मूल भौतिक राशि है तो इसका मात्रक जो एम्पियर है वो हमारे पास मूल मात्रक हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए मूल भौतिक राशि ताप है तो ताप का जो मात्रक केल्विन वो हमारे पास मूल मात्रक हो जाएगा। समझ गए? फिर है व्युत्पन्न राशियां। वे भौतिक राशियां जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाई जाती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे हमारे पास संवेग है, यह राशि द्रव्यमान, दूरी तथा समय की मूल राशियों से मिलकर बनी है। तो संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, और वेग को आप लिख देंगे दूरी बटा समय। तो ये तीनों ही जो है मूल मात्रक हो गए। द्रव्यमान भी है, दूरी यानी कि लंबाई हो गई, और समय यानी कि टाइम हो गया। यहाँ पर जो आपको कुछ मूल मात्रक भी लिख सकते हैं और मूल राशियां भी लिख सकते हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है। ठीक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? तो जब हमारे पास व्युत्पन्न राशियां हैं तो उनको हमें मापना पड़ेगा, तो उनके लिए जो हमने मात्रक बनाए हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब हम मात्रक को जल्दी से परिभाषित कर लेते हैं। अब आ जाते हैं अपन मात्रक पर, यानी यूनिट्स। वह इकाई जो भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को व्यक्त करती है मात्रक कहलाती है। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जो है वजन या द्रव्यमान, अपन कहें किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। तो यहाँ पर जो किलोग्राम आ रहा है 50 क्या है? संख्यात्मक मान है। किलोग्राम जो होगा वो मात्रक होगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा में हमने लिखा है कि वह इकाई जो भौतिक राशि के संख्यात्मक मान 50 तो संख्यात्मक मान है, उसको व्यक्त कौन कर रहा है? किलोग्राम। तो किलोग्राम जो क्या हो गया? द्रव्यमान का मात्रक हो गया। तो वह इकाई जो भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को व्यक्त करती है मात्रक कहलाती है।
किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके संख्यात्मक मान और मात्रक मान की आवश्यकता होती है। संख्यात्मक मान भी होगा और मात्रक भी होगा। यदि कोई भौतिक राशि हम Q ले लें तथा उसका संख्यात्मक मान स्मॉल n ले लें तथा मात्रक U हो तो किसी भी भौतिक राशि को ऐसे बताएंगे, भौतिक राशि बराबर NU। संख्यात्मक मान पहले लिखा जाएगा, फिर उस भौतिक राशि का मात्रक जो है लिखा जाएगा। फिर हमने अभी देखा था कि दोनों के बीच का संबंध कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपात के रूप में होगा। और अगर हम एक ही भौतिक राशि को दो अलग अलग मात्रकों में दिखाएं तो हम कह सकते हैं कि n1 जो संख्यात्मक मान है पहली वाले मात्रक में, ठीक है ना, वो फिर चेंज हो जाएगा। अगर आपने दूसरा मात्रक ले लिया, वो छोटा या बड़ा, जैसे कि किलोमीटर को आपने जो है मीटर में ले लिया तो यूनिट चेंज हो गई तो संख्यात्मक मान भी बदल जाएगा, परंतु दोनों का मान जो है बराबर रहेगा। ये बराबर का चिन्ह आया हुआ है, दोनों को आप किसी भी रूप में बदल सकते हैं। बदलने से जो है उसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाली है। मात्रकों की प्रणाली या पद्धति, तो देखिए मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक, दो प्रकार के मात्रक हमारे पास आ गए। उनके संपूर्ण समुच्चय को हम मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं, या मात्रकों की प्रणाली को हमने परिभाषित किया है। चलिए आगे देखिए। अब हमारे पास जो है प्रचलित तीन प्रकार की पद्धतियां, ऐसा ही पद्धति आने से पूर्व जो प्रचलित है और अभी भी क्षेत्र विशेष में चल रही है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। वो तीन पद्धतियां मुख्यतः मानी जाती है CGS, या हम इसको गाउसियन पद्धति भी कहते हैं, MKS प्रणाली या जॉर्जी पद्धति भी कहलाती है, और थर्ड जो हमारे पास होती है FPS या फिर ब्रिटिश पद्धति भी कहलाती है। तो देखिए CGS में सिंपल सा है कि आप लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में बताएंगे। MKS में क्या होगा कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में बताएंगे। और इसी प्रकार से हमारे पास जो ब्रिटिश पद्धति या FPS जो पद्धति है उसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में बताएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमारे इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और आपको निरंतर 11वीं क्लास के अगर इसी प्रकार से वीडियो आप देखेंगे तो आप जरूर इस विषय को समझने में सफल होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको फिजिक्स से इंट्रोड्यूस, परिचित जो है करवाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स की चर्चा करेंगे।